हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ उदाहरणों जो कि आपकी किताब में पेज 4 और 5 पर हैं को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी के आधार पर इन उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में पेज 4 पर उदाहरण 1 है, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला भाग है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पिछले वीडियो में आपने यह जाना है कि प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तब संख्याओं का जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं से बड़ा समुच्चय है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या के समुच्चय और प्राकृत संख्या के समुच्चय में केवल शून्य का अंतर होता है। पूर्ण संख्या में शून्य सम्मिलित होता है और प्राकृत संख्याओं में शून्य सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, अर्थात यह दिया गया कथन असत्य है। इस उदाहरण का दूसरा भाग है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और जब हम किसी पूर्णांक को लेते हैं, जैसे हम 2 को लें, तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात हम 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं और 2 एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम किसी भी पूर्णांक को उसके हर में 1 लिखकर p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम यह कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसी को आपकी किताब में हल में भी बताया गया है कि कोई भी पूर्णांक अगर m है तो उसे हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण 1 का तीसरा भाग है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आप जानते हैं परिमेय संख्या का समुच्चय पूर्णांकों के समुच्चय से बड़ा होता है, अर्थात परिमेय संख्या का परिवार पूर्णांकों के परिवार से बड़ा होता है। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर हम उदाहरण लें तो आपकी किताब में 3/5 का एक उदाहरण दिया गया है। आप कोई भी संख्या 1/2, 2/3 कुछ भी इस तरह की भिन्नात्मक संख्या ले सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या तो होगी, 3/5 परिमेय संख्या तो है, परंतु पूर्णांक नहीं है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदाहरण 1 का तीसरा भाग जो है वह असत्य है। तो आपने देखा उदाहरण 1 के तीनों भागों में पहला भाग आपका असत्य था और दूसरा भाग सत्य और तीसरा भाग असत्य निकला। अब हम उदाहरण 2 की बात करें। उदाहरण 2 में हमें 1 व 2 के बीच की 5 परमीय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उदाहरण 2 में इसे 2 विधियों से हल करके आपकी किताब में दिखाया गया है। हम दोनों ही विधियों से इसको हल करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हल जो उन्होंने दिया है उसमें यह कहा है कि अगर R और S 2 परमेय संख्याएं हैं और उनके बीच हमें एक परमेय संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं और फिर 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात R धन S करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। और इस प्रकार R धन S बटे 2 करने के पश्चात हमें जो भी संख्या प्राप्त होती है वह R और S के बीच में स्थित होती है, अर्थात R और S के बीच की एक परमेय संख्या होती है। तो हमें यहाँ पर इस उदाहरण में 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे 1 व 2 के बीच परमेय संख्याएं। तो 1 व 2 के बीच परमेय संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे या 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार हम 3/2 प्राप्त करते हैं। इस तरह से 1 और 2 के बीच में 3/2 हमें एक परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। जब ऐसा हो जाता है तब हम 1 और 3/2 के बीच पुनः एक परमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें फिर वही विधि अपनानी पड़ती है जो हमने पहली परमेय संख्या ज्ञात करने के दौरान अपनाई थी। यहाँ पर 1 व 3/2 के बीच अगर हम एक परमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें 1 और 3/2 को पहले जोड़ना होगा, फिर उसमें 2 से भाग करना होगा। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमें 5/4 प्राप्त होता है। यहाँ पर 1 और 3/2 को कैसे जोड़ा गया है, ये भिन्नों का जोड़ है। यह आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यह पिछली कक्षाओं से संबंधित ज्ञान है जिसके बारे में आपसे मैंने कहा है कि आप इसे अच्छी तरह से सीख लें। अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछें। यहाँ पर फिर भी मैं इस भिन्न के जोड़ को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझने का प्रयास कीजिए। 1 धन 3/2 अगर हमें करना है तो 1 को हम लिख लेते हैं 1/1 और धन 3/2 हो जाता है। इसके बाद हम 1 और 2 जो कि दोनों भिन्नों के हर हैं, इनका लासा ज्ञात करते हैं। उसे हम बटे के नीचे यहाँ पर लिखते हैं और इसके पश्चात पहली भिन्न के हर से लासा 2 में भाग करते हैं। तो 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आएगा और जो भागफल 2 आया है उससे हम पहली भिन्न के अंश यानी 1 में गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा और उस 2 को हम यहाँ अंश में ऊपर लिखते हैं बटे की लाइन के ऊपर। इसके बाद हम देख रहे हैं दोनों भिन्नों के बीच धन चिन्ह है तो हम यहाँ पर धन लिखेंगे और धन चिन्ह है इसलिए यहाँ पर हम धन लिखेंगे। इसके बाद दूसरी भिन्न के लिए भी वही प्रक्रिया करेंगे जैसा कि हमने पहले भिन्न के साथ किया था। यहाँ पर दूसरी भिन्न के हर से हम लासा में भाग करेंगे यानी 2 से 2 में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा और 1 जो भागफल हमें मिला है उसकी गुणा हम दूसरी भिन्न के अंश से करेंगे, यानी 1 जो भागफल आया था उसकी गुणा 3 से जब होगी तो 1/3 3 और उसे हम यहाँ पर अंश में बटे की लाइन के ऊपर लिखेंगे। और इसके बाद अंश में जो जोड़ है उसे जोड़ देंगे, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा और उसे हम 5 को लिखेंगे और 5/2 इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाता है जोड़ने पर। इसी 5/2 को यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा गया है ऊपर अंश में। और जब
किसी भिन्न के अंश में भी भिन्न होती है तो उसका हर बड़ी भिन्न के हर के साथ आ जाता है गुणा में। तो वही 2 नीचे आ गया है, तो 2 गुणे 2 हो गया है और इस प्रकार हमें 5/4 यहाँ पर प्राप्त हुआ। जब ये 5/4 हमें 1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है, तब हम उसे जब लिखते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं। 1 और 3/2 के बीच में 5/4 हमने लिख लिया। इस प्रकार 1 और 2 के बीच में हमें 2 परिमेय संख्याएं यहाँ पर ज्ञात हो चुकी हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम 5/4 और 3/2 के बीच भी एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए हमें 5/4 और 3/2 को पहले जोड़ना होगा और फिर 2 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5/4 और 3/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात की गई है। कैसे ज्ञात की गई है? 5/4 और 3/2 को पहले जोड़ा गया है, फिर 2 से भाग किया गया है। इस भिन्न को जोड़ने के पश्चात हमें 11/4 मिलता है। 11/4/2 हो जाता है और ये 4 जो अंश में भिन्न है उसका जो हर 4 है वो बड़ी भिन्न के हर के साथ आ जाता है गुणा में, और इस प्रकार हमको 11/8 प्राप्त होता है। ये 11/8 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या है, इसलिए हम 5/4 और 3/2 के बीच में 11/8 को लिखते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच हमें 3 परिमेय संख्याएं अब ज्ञात हो चुकी हैं। इसके पश्चात हमें अभी और 2 संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3/2 और 2 को के बीच एक और संख्या ज्ञात करते हैं तो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। 3/2 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, 3/2 और 2 को, और फिर 2 से भाग करते हैं। यहाँ पर फिर भिन्नों का जोड़ आया है। इस भिन्न को जब जोड़ा गया तो हमें 7/2 प्राप्त हुआ, 7/2/2 हुआ और फिर ये सरल होकर के 7/4 हो जाता है। तो 7/4 3/2 व 2 के बीच है, इसलिए हम यहाँ पर 3/2 और 2 के बीच में 7/4 को लिखेंगे। शेष पहले जैसा ही रहेगा। तो हमें क्या मिलता है? 1 और 2 के बीच में 5/4, 11/8, 3/2, 7/4, इस प्रकार 4 परिमेय संख्याएं हमें अब तक ज्ञात हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम अगर 5वीं संख्या को ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं जो हमने ली है वही आप लें। आप इनमें से कोई भी 2 संख्याएं लेकर उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 5वीं परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी अनंत संभावनाएं बनती हैं। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं कि या अनंत संभावनाएं बनती हैं कि 1 व 2 के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई भी 5 अनंत संख्याओं में से कोई भी 5 संख्याएं हम ले सकते हैं, इसलिए सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो हमने यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं या आपके किताब में जो 5 परिमेय संख्याएं दी गई हैं वही संख्याएं आपको प्राप्त हों 4 संख्याओं के रूप में, क्योंकि 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो कोई भी उन अनंत परिमेय संख्याओं में से कोई भी 5 संख्या चुन सकता है और सभी के उत्तर सही होंगे। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पर 5वीं परिमेय संख्या के रूप में आपकी किताब के अनुसार ही चल रहा हूँ, तो 3/2 और 7/4 के बीच उन्होंने 5वीं परिमेय संख्या ज्ञात की है। 3/2 और 7/4 के बीच, और इसे ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि 3/2 और 7/4 को जोड़ना होगा और फिर उस 2 से भाग करना होगा। और इस प्रकार जब हम करते हैं तो अंश में जो भिन्न आई है, भिन्नों का जोड़ आया है, उसे जोड़ते हैं तो 13/4 प्राप्त होता है और 13/4/2 हो जाता है यहाँ पर, और इसको सरल करने पर हमें 13/8 मिलता है। ये 13/8 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या है, इसलिए हम उसे 3/2 और 7/4 के बीच लिखते हैं। और इस प्रकार हम जब सभी परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं जो हमने ज्ञात की हैं, तो उनका क्रम इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। 1
5/4, 11/8, 3/2, 13/8, 7/4 और 2। आप देखें 1 और 2 के बीच में अब 1, 2, 3, 4, 5 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो चुकी हैं और यही हमें करना था इस उदाहरण में। और उत्तर जब हम लिखते हैं तो जो हमसे पूछा जाता है उसे हम अतः करके लिखते हैं। अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी हैं? यही पांचों आपने जो अभी ज्ञात की हैं वही लिख देंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कोई भी 2 परिमेय संख्याएं आपको दी हुई हों और उसके बीच कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, उसमें उसके तो हमेशा किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो उसमें से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, सभी सही होंगी। और उसके लिए आप किसी बच्चे से ये नहीं कह सकते कि मेरा ये उत्तर आ रहा है और तुम्हारा ये आ रहा है, ऐसा नहीं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं 2 संख्याओं के बीच में, यह हमें ध्यान रखना है। अब ये तो एक हल का एक विधि थी। दूसरी विधि जो आपकी किताब में दी है उसे भी हम जानने का समझने का प्रयास करेंगे। आप देखें पेज 5 पर आपकी किताब में दिया हुआ है, पेज 5 पर। तो उसमें क्या बताया गया कि जैसे आपसे कहा गया है 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं 5 और 1 को 5 में 1 जोड़ लेते हैं और इस प्रकार हमको 6 प्राप्त होता है। जब 6 प्राप्त होता है, जितनी संख्याएं हमको ज्ञात करनी होती हैं उसमें 1 जोड़ लेते हैं और इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 2 संख्याओं के बीच में। किसके किसके बीच में? 1 व 2 के बीच में। 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे और इस प्रकार हमको 6 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं उन्हें हम इस प्रकार लिखेंगे कि उनके हर में 6 आ जाए, दोनों ही संख्याओं के हर में 6 आ जाए। तो उसे लिखने का क्या तरीका है ज़रा देखिए। एक संख्या है और एक के हर को हम 6 बनाना चाहते हैं, तो हम पहले तो उसे p/q के रूप में लिखेंगे, यानी 1/1 के रूप में लिखेंगे। फिर 6 हर बनाना चाहते हैं तो हर में 6 बनाने के लिए हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हर में 6 से गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो संख्या भिन्न हो जाएगी, अलग हो जाएगी और फिर समानता नहीं रहेगी और आपकी विधि जो हल करने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब भी किसी संख्या से भिन्न में गुणा करते हैं तो जिस संख्या समानता बनाए रखने के लिए हमें जिस संख्या से हम हर में गुणा करेंगे उसी से अंश में भी करना पड़ेगा। दोनों ही अंश और हर दोनों में ही समान संख्याओं से गुणा किया जाता है। तो यहाँ हम जब हर में 6 से गुणा करेंगे, हर को 6 बनाने के लिए, तो अंश में भी 6 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमको 6/6 प्राप्त होगा, जिसको सरल करने पे एक ही आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको लिख लिया 1 को। अब जो 2 है, 2 को भी हम इस प्रकार लिखेंगे कि इसके भी हर में 6 आ जाए। तो हम 2 को पहले p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 2/1 लिख सकते हैं। अब 2/1 जब आपने लिख लिया, तब एक जो हर एक है उसे 6 बनाना है, तो हम हर में 6 से गुणा करेंगे। तो जब हर में 6 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 6 से गुणा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों में 6 से गुणा किया गया है। और जब ऐसा किया गया तो हमें 12/6 प्राप्त हुआ है। 2 छंग 12, तो और 1 छक्का 6, तो 12/6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि हम 1 को 6/6 लिख सकते हैं और 2 को 12/6 लिख सकते हैं। अब हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हम क्या करते हैं, जो 1 को हमने 6/6 लिखा है उसके अंश में 1-1 जोड़ते चले जाते हैं और हर को वही रखते हैं जो पहले से है। तो इस प्रकार हमको 5 परिमेय संख्याएं मिलती हैं। 7/6, 6 में 1 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 1 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 1 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 1 जोड़ा तो 11 आया। इस प्रकार हम संख्याओं को लिख लेते हैं और हर वही रखते हैं जो पहले से हमारे पास है। 1 को जब हमने हर 6 करके लिखा था तब।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देख लिया कि जो दूसरी विधि थी वह हमें थोड़ी सरल लग रही है, और इसमें भी हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की हैं, लेकिन ये 5 परिमेय संख्याएं जो पहली विधि में हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी उनसे भिन्न है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, यह ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा था 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और उनमें से कोई भी 5 लिखी जा सकती हैं। तो पहली विधि से जब हम हल करते हैं तो 5 हमको परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, परंतु दूसरी विधि में हल के रूप में वही 5 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं। अब थोड़ा सा हम ये जानेंगे सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कोई भी हम जब दो पूर्णांक इस तरह के ले लें कि उनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका एक के अतिरिक्त और उन दोनों ही संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई सार्वभाजक ना हो। सार्वभाजक का मतलब समझ रहे होंगे कि ऐसा भाजक यानी वह संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए। और सार्वभाजक हम तब कहते हैं, सार्वभाजक हम तभी कहते हैं जब कोई भी संख्या दोनों ही संख्याओं को विभाजित कर देती है, तब हम उसे सार्वभाजक कहते हैं। तो एक के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं मिलनी चाहिए जो दोनों पूर्णांकों को विभाजित करती हो, तब हम उसे कहते हैं कि वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं या परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है कि किन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अगर हम दो पूर्णांक ऐसे ज्ञात करें जिनका मासा हम अगर ज्ञात करें तो वो 1 के बराबर हो, यानी मासा 1 निकले, ऐसे दो पूर्णांक हों जिनका मासा 1 हो, तब भी हम उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे, परस्पर अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब भी दो संख्याएं सह अभाज्य होंगी तो निश्चित रूप से उनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं उनका कोई एक के अतिरिक्त और कोई सार्वभाजक नहीं होगा, और निश्चित रूप से उनका मासा 1 होगा। तो ये हमने इस वीडियो में इतना जाना। अब इसके बाद आपको प्रश्नावली 1.1 जो कि आपकी किताब में पेज 6 पर है, इसके सवालों को हल करने का प्रयास करना है, और जिन सवालों को हल करने में आपको कोई कठिनाई आती है उनके बारे में आप हमें बताएंगे और हमसे पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।